हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ये जान लेते कि भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग है क्या। अच्छे शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन हमारा क्या करता है, स्वस्थ शरीर देता है जब हम अच्छा भोजन खाते हैं। ठीक है, अगर हमारा भोजन ही अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य भी खराब होगा और स्वास्थ्य खराब होने पर क्या लगेगा, हमें रोग लगेगा। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा भोजन होने पर अच्छा स्वास्थ्य और हमें कोई रोग नहीं लगेगा। अगर हमारा खराब भोजन होगा तो हमारा खराब स्वास्थ्य होगा और रोग भी उत्पन्न होंगे। ठीक, अब जान लेते हैं भोजन की आवश्यकता। अब भोजन की आवश्यकता क्यों है? भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है क्योंकि हमें उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और हमको वसा भी चाहिए। तो इसीलिए भोजन हमारे लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे शरीर को वृद्धि मिलती है और मानसिक संतुलन बना रहता है और हमें चिड़चिड़ापन भी नहीं आता। हमें रोगों से बचाता है जब हम अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग ये भोजन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जगह अच्छे भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, मीट, मांस और आपके दाल, रोटी सब कुछ है। एक जगह आपका चाउमीन, डोसा, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। क्योंकि हमें बाहर का खाना कम खाना चाहिए और हमें हरी सब्जियां, दाल, है ना, अंडे, प्रोटीन वाली चीजों को खाना चाहिए। फल, फ्रूट, है ना, ये सब चीजें खानी चाहिए। हमें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। इसी तरीके से देखें, ये आपका एक संपूर्ण भोजन है जो कि पौष्टिक से भरा हुआ है। कैसे? देखो, आपका शकरकंद है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज, आम, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, ये आपका पौष्टिक आहार है जो कि हमारे शरीर में क्या, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, विटामिन और भी एनर्जी वाली चीजें यानी कि आवश्यकता तत्व वाली चीजें हमें प्रोवाइड कराती है, यानी कि हमें देती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया भोजन क्यों आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता इसीलिए है कि ये हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ सके और हम आसानी से वृद्धि कर सके और अच्छी मानसिक स्थिति रहे। ठीक, अब चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी भोजन के परीक्षण की आवश्यकता। अब भोजन के परीक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये देख लेते हैं। भोजन के परीक्षण की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा एवं सुरक्षित रखने के लिए विधियों को परीक्षण करना। मतलब कि अगर हम भोजन को ऐसे ही खा लेंगे, हम लोग आपने अक्सर देखा होगा घरों में जब सब्जी बच जाती है तो हम क्या करते हैं, रात को खुला रख देते हैं। अगर हमारे पास फ्रिज होता है तो वो क्या होती है, सब्जी उसमें सुरक्षित रहती है। अगर हम ऐसे खुला छोड़ देंगे तो वो सब्जी कैसी होती है, खराब होती है। तो उसे हम क्या करते हैं, उसे सूंघ के देखते हैं, उसमें उसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अगर वो सब्जी खाने लायक होती है तो हम उसको खाते हैं। अगर वो सब्जी खराब हो जाती है तो हम उसको नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसलिए नहीं खाते क्योंकि उससे हमें क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे। अगर रोग उत्पन्न होंगे तो हमारी तबीयत खराब होगी, है ना, और हम बाद में कुछ नहीं खा पाते। ठीक, इसीलिए भोजन का परीक्षण करना आवश्यक है। जैसे देखो, ये लोग भोजन का परीक्षण कर रहे हैं। कुछ जगह तो ऐसा होता है, आपने होटल्स वगैरह में देखा होगा, जो फूड टीम होती है यानी कि जो खाने का परीक्षण करती है, यानी कि उसकी शुद्धता जानती है, वो क्या करती है, वो इन कुछ केमिकल्स भी होते हैं उनसे भी पता करते हैं कि ये भोजन कितने दिनों का रखा हुआ है और कितने दिनों का नहीं है। अगर ये ज्यादा दिन का खाना होता है तो वो क्या करते हैं, उस खाने को फिकवा देते हैं। ठीक है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपको ये समझ में आया कि भोजन का परीक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, आगे अब तक हमने परीक्षण जाना था, अब जानेंगे भोजन का खराब होना। भोजन का खराब होना, तो देखो भोजन क्यों खराब होता, कैसे खराब होता है और हमें पता कैसे चलता है। भोजन का रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, आकार व स्वाद में भी अंतर
आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने रोटियां ली, ठीक है, और रोटी को हमने एक जगह रख दिया है, अब वो काफी टाइम हो गया है, तो रोटी में क्या लग जाता है बेटा आपका, आपने ये रोटी ली, ठीक है, ये आपकी क्या है, रोटी, और ये रोटी में क्या लगा आपका, धीरे धीरे करके इसमें फंगस लगना लगा। ठीक है, फंगस लगने लगी, और ये कैसी हुई, ये फंगस सी लगने लगी। अब ये क्या हुआ, ये रोटी खराब होने लगी। इसका मतलब ये है कि ये रोटी का आकार यानी कि इसकी मतलब कि इसका जो रूप है वो बदलने लगता है, और उससे हमें पता चल जाता है ये रोटी खराब हो गई। इसी तरीके से कुछ सब्जियों में क्या होता है, आपकी हमने सब्जी रख देते हैं, ठीक है, जैसे हमने छोले बनाए, ठीक है, क्या बनाए, छोले। अब छोलों में को गर्मियों में रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें बुलबुले से आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, बुलबुले से आने लगते हैं, तब जाके हमें पता चलता है ये छोले खाने लायक नहीं रहे। इसी तरीके से कई सामान ऐसे होते हैं जिनको हम तुरंत उसके रूप, रंग और आकार से पता कर सकते हैं कि ये भोजन खाने योग्य नहीं बचा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है खाना आपका पूरी तरीके से खराब हो चुका है, और वो खाना कहाँ जा चुका है, आपका डस्टबिन में जा चुका है। इसीलिए भोजन को हमें उसी हिसाब से बनाना चाहिए या रखना चाहिए जो कि हम अपने भोजन को ग्रहण कर सके, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाना खराब हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेकार होता है। और रखा हुआ खाना हमें ज्यादा दिन का खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब इसी के कुछ प्रकार जान लेते हैं। भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक, ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं आपके, कवक, जीवाणु, ईस्ट यानी खमीर। अब देखते हैं, देखिए कवक क्या होता है। कवक आपका ऐसा होता है, आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड अगर ज्यादा दिन तक रखी रह जाती है तो उसमें क्या लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। क्या लग जाती है, दिख रही है ना, फफूंदी लग जाती है। ये आपकी क्या है, फफूंदियां लगी हुई है ब्रेड में। क्या इसे हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, और इसी को हम कहते हैं कवक। ठीक, क्या कहते हैं बेटा, कवक यानी कि फंगई। ये भोजन को क्या कर देता है, फफूंदी की तरह बना देता है, और उससे हमें पता चल जाता है इसने कवक का रूप ले लिया है। इसी को भोजन दूषित करता है या भोजन को दूषित करता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं, कभी आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी माँ ने या दादी ने, बहन ने खाने को परस के रख दिया है और हम आवाज लगा रही है कि खाना खा लो, खाना खा लो। तो जो खाना रखा हुआ है उस पर क्या होता है, बाहर से आने वाले कीड़े मकोड़े, मक्खियां उस खाने पे बैठती हैं और वो खाने को क्या करती हैं, दूषित करती हैं। और जब दूषित करती हैं और उस खाने को हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे पेट में क्या होती है, यानी कि दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और कई तरीके की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे हैजा, है ना, ये चीजें क्या होती हैं, ये जीवाणु के रोग से होती हैं। अब देखते हैं इससे बचने के, आपने अक्सर बाहर देखे होंगे खुले ठेलों पे सामान बिकता है, उसमें मतलब मक्खियां, कीड़े मकोड़े ये सब बैठते हैं, तो वो कैसा होता है, खाना दूषित होता है, और उस खाने को हमें नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, और अक्सर हम क्या कह देते हैं, पेट में दर्द हो रहा है ना, ऐंठन हो रही है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, दूषित खाने की वजह से होता है। अब चलते हैं ईस्ट और खमीर पर। ठीक है, ईस्ट क्या होता है बेटा, ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। अब ये खाने को क्या करता है, ये हमारे लिए थोड़ा सा उपयोगी भी होता है और नुकसानदायक होता है। इस ईस्ट का प्रयोग हम केक, ब्रेड, ठीक है, और आपके भटूरे और इन सब चीजों में करते हैं। मैदा से मतलब कि जो फुलाने का काम करता है वो ईस्ट काम करता है। आपने देखा होगा कि जब हम ब्रेड बनाते हैं उसका आटे में ईस्ट डालते हैं, और वो आटा इतना सा होता है
वो आटा कितना होता है, थोड़ा सा आटा होता है, और जब उसमें ईस्ट डाल देंगे तो वो आटा उसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर इसको बेक किया जाता है, तब जाके हमें ब्रेड मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है बेटा, ब्रेड मिलती है। ठीक है, ब्रेड मिलने पर, और ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि कवक, जीवाणु, ईस्ट से क्या क्या होता है और क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे, देखेंगे भोजन के परिरक्षण की विधियां। परिरक्षण की विधियां क्या होती है बेटा आपके, देखिए जब हम भोजन को सुरक्षित करते हैं तो उसी को परिरक्षण कहते हैं। अब वो कैसे रखते हैं, देखिए उसके कुछ तरीके दिए गए हैं, सुखाकर यानी कि निर्जलीकरण कर कर, और दूसरा दिया हुआ है उबालना, तीसरा दिया है ठंडा करके या हिमीभूत करना या फ्रीजिंग करना। तो देखो बेटा, जब हम किसी चीज को परिरक्षण करते हैं, आपने देखा होगा कि हम पैकेट्स का कुछ खाना लाते हैं, उनको हम परिरक्षण कहते हैं। कैसे किया जाता है, कुछ चीजों को हम सुखाते हैं, कुछ पदार्थों को हम क्या करते हैं, सुखाकर अपने घरों में स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे आलू सुखाना, गोभी सुखाना, और आपकी गाजर है ना, ये सब हम सुखाकर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। उबाल कर, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें उबाल कर ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जितने भी कीटनाशक जो कीटाणु होते हैं वो उबालने के द्वारा खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम उबालने के बाद भी इसका परिरक्षण कर सकते हैं। ठंडा करना यानी ठंडा करके रखना, कोई चीज अगर गर्म है उसको ठंडा करके अच्छे से उसको रख देना। फिर हिमीभूत करना यानी फ्रीजिंग, हम जब बाहर से यानी मार्केट से जब सब्जियां लेके आ जाते हैं ढेर सारी, उसको हमें परिरक्षण करना है। वो कैसे करेंगे कि हम उसको खुले में तो नहीं छोड़ेंगे, खुले में अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सब्जियां खराब हो जाएंगी। इसी वजह से हमें उन सब्जियों को क्या करना होता है, फ्रिज में रख देते हैं। और कुछ तरीके से, जैसे हरी पत्तीदार सब्जी वगैरह होती है, उनको हम गीले कपड़ों से ढककर उसका परिरक्षण करते हैं। ठीक है, ये सब आपकी क्या है, भोजन के परिरक्षण की विधियां हैं जो कि आमतौर पर हमारे घरों में यूज होती हैं। ठीक है, इसको समझ में आया आपको। प्रशीतन, प्रशीतन का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग हरी सब्जियां लेके आए, हम लोग हरी सब्जियां लेके आए और इसको हम क्या करते हैं, प्रशीतन का मतलब होता है कि गीला कपड़ा इन सब्जियों के ऊपर डाल देते हैं जिससे कि इनकी पत्तियां मुरझाए नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रशीतन कहते हैं। हिमीकरण, हिमीकरण से सुखाना। अब देखते हैं हिमीकरण से सुखाने का मतलब क्या होता है। आपने मिल्क पाउडर देखा है, जो छोटे बच्चों का होता है, जो दूध, सूखा दूध होता है, वो क्या होता है, हिमीकरण के द्वारा सुखाया जाता है। कैसे सुखाया जाता है, एक दूध लेते हैं और उसकी पतली जो धार होती है वो एक बर्तन में, मतलब गर्म बर्तन में डाला जाता है और उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसको क्या करते हैं, एक जगह स्टोर किया जाता है, तब जाके हमें सूखा दूध मिलता है। इसी तरीके से सूखा आपको जो सूप होता है, टमाटर सूप होता है, वो भी मिलता है। कई तरीके के ऐसे पदार्थ आपने देखे होंगे जो मार्केट में मिलते हैं, वो हिमीकरण द्वारा सुखाए जाते हैं, तब जाके हम उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा। हिमीकरण, प्रतिशन, ठीक, देखो अब तक हमने जाना था कि परीक्षण क्यों आवश्यक होता है। परीक्षण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमें उस भोजन में ये पता चलता है कि उसमें कितने विटामिन है, कितने मिनरल्स है, कितनी वसा है और कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी वजह से हम उसका परीक्षण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। तो रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग। तो रासायनिक जो होते हैं पदार्थ, उनको कैसे हम उपयोग करते हैं वो जानते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे आसपास के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको उत्पन्न करने से
रोकते हैं। कैसे? सोडियम मेटाबाई सल्फेट, सिरका आदि ऐसे ही रासायनिक पदार्थ है। अब कैसे कि जो सिरका होता है आपका, हम जब अचार बनाते हैं तो उसमें सिरका डाला जाता है, ठीक है। तो उसको क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो उसमें जन्म ना ले, यानी कि उत्पन्न ना हो, और उससे उसको प्रोटेक्शन मिले, ठीक। तो उससे वो खाना कैसा रहता है? सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त नमक, शक्कर, खाद्य तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो, आपके घरों में अचार बनता है, अचार, मुरब्बा, बाहर से जैम भी लेते हैं, जेली भी लेते हैं। ये कैसे होते हैं? पहले से बने होते हैं और इनको ऐसे फर्मेंटेशन किया जाता है कि इनका कोई मतलब कि कोई भी इन पे जीवाणु ना लगे। ये आपके क्या है? ये अचार है। इनमें क्या क्या रहता है? नमक, तेल, चीनी। इनको क्यों डाला जाता है? क्योंकि इनको जीवाणुओं से बचाया जाए, और ये सालों साल तक रखे रहते हैं पर ये खराब नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको रासायनिक क्या कहते हैं? सुरक्षा के खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। डिब्बाबंदी यानी कि कैंटीन। डिब्बों में आजकल भोजन हम लोग क्या करके देते हैं? पैक करके देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो खराब ना हो, ठीक है। अभी जैसे देखो, ये डिब्बे कैसे होते हैं? जब हम अचार को रखते हैं, पहले इस डिब्बे को क्या किया जाता है? अच्छे से सुखाया जाता है, जिसमें मतलब कि इसमें आपके कोई भी जीवाणु अंदर ना रहे, तब जाके इसमें अचार भरा जाता है, तब ये सुरक्षित रह पाते हैं। अनेक भोज्य पदार्थ जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप में इस विधि द्वारा डिब्बों में बंद कर संरक्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि एयर टाइट करते हैं। अगर इसमें कंटेनर में, जैसे हमने ये डब्बा लिया और इसमें क्या लगाया? ढक्कन। पर ऐसा लगाएंगे कि इसमें कहीं से भी उसमें वायु प्रवेश ना कर सके, यानी कि हवा ना जा सके और ना ही कोई नमी जा सके। तभी तक, जब तक वायु और नमी से इसको बचा कर रखेंगे, तब तक ये भोजन सुरक्षित रहेगा। अगर इसमें वायु या नमी गई तो वो भोजन कैसा रहेगा? वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो डब्बा और अचार आपको समझ में आ गया होगा। पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? ये आपका दिख रहा होगा, पैकेट वाला दूध होता है। इसको ना पहले से ही थोड़ा सा क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। पहले ये थोड़ा सा गर्म होके आता है, तब जाके इन दूध को पैकेट में पैक करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? इनके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तब जाके ये हमारा पैकेट में दूध सुरक्षित रहता है। उसके बाद तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर ठंडे में भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। ठंडे में भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं? पैकेट में बंद करके ठंडे में भंडारण कर लेते हैं। फिर इसको दूध को ठंडा किया जाता है, फिर इसका भंडारण किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक पैकेट में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब तक हमने क्या देख लिया कि भोजन का पैकेजिंग कैसे करते हैं, उसको संरक्षित कैसे करते हैं। आप देखेंगे भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपाय। अब भोजन की गुणवत्ता के बनाए रखने के लिए उपाय क्या क्या होते हैं? तो देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि जो हरे पत्तीदार सब्जी होती है उसको हम काटने से पहले धो लेते हैं, ठीक है। अगर हम उसे पहले नहीं धोएंगे और उसे काटने के बाद धोएंगे तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से देखो, भोजन को अधिक पकाने से पोषण तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर हम ज्यादा भोजन को पकाएंगे तो क्या होगा? भोजन के जितने भी उसके पोषक तत्व होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे दाल को देर तक पकाने से उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ठीक है।
आप हरी सब्जियों को ज्यादा पकाएंगे तो उसके विटामिन और प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए हमको खाने को ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, उसको एक हद तक पकाना चाहिए जो कि उसके प्रोटीन और उसके जो मिनरल्स हैं वो नष्ट ना हो। ठीक है, अब देखें विटामिन ए और विटामिन सी ज्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर हम गर्म पानी में विटामिन सी और विटामिन ए को डालेंगे तो इसके जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमको ठंडे चीजों में विटामिन सी और विटामिन ए का प्रयोग करना चाहिए। भोजन सामग्री को साफ सूखे बंद बर्तन या डिब्बों में रखना चाहिए। जो भोज्य सामग्री होती है, जैसे हम लोग जैसे मसाले होते हैं और सूखे मेवे वगैरह होते हैं, इन सबको हमें कैसे रखने चाहिए, सूखे डिब्बों में रखने चाहिए बंद करके, जिससे कि उसमें कोई भी जीवाणु ना लग सके और ये लंबे समय तक चल सके। आपने देखा होगा जैसे चीनी हो गई और आपकी नमकीन हो गई, आपके मसाले हो गए, है ना, ये सब हम किस में रखते हैं, एयर टाइट डब्बों में रखते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रहे। ठीक है, सब्जियों को काटने से पहले धोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए, इसलिए नहीं धोना चाहिए, अगर हम सब्जियों को काटने से पहले धोने से पहले काटेंगे तो क्या होगा, उसके जो विटामिन होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए काटने से पहले हमें सब्जियों को धो लेना चाहिए, जिससे उसके जितने भी विटामिन है वो उसमें मौजूद रहे। अब चलते हैं खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग। तो खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, ये किसके द्वारा होते हैं, खराब भोजन से होते हैं। भोजन जीवाणुओं अथवा कवकों के द्वारा खराब हो जाता है। खराब होने के कारण स्थिति में विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। ये कैसा होता है, विषैला और दूषित हानिकारक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आपका भोजन हो जाता है, और जिसके कारण कौन सा रोग फैलता है, आपका हैजा और निमोनिया, टाइफाइड। आपने देखा होगा अगर हम खुले में खाना रख देते हैं पर्स के, उसमें मक्खी वगैरह बैठने लगती है, और उसी भोजन को जब हम खाएंगे तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो इस किसकी वजह से हो रहा है, ये जीवाणुओं की वजह से हो रहा है। इसीलिए हमको अपने भोजन को ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि हानिकारक क्या होता है। अब देखिए कि संचारी एवं असंचारी रोग। संचारी रोग क्या होते हैं, संचारी रोग वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलता है, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। छुआछूत का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमको चेचक, हैजा, टीबी, और आपका चेचक 2 बार लिख गया है, ठीक है, टीबी, तो ये क्या होते हैं, ये छुआछूत वाली बीमारियां होती है। इसीलिए लोग वह क्या कहते हैं कि दूर रहो, है ना, क्योंकि इससे जल्दी से हमारे जो जीवाणु होते हैं वो हमें प्रवेश करते हैं और क्या होता है, ये रोग फैलने लगता है। इसी को हम संचारी रोग कहते हैं। और इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक जगह रखा जाता है, ठीक है, इनको अलग बर्तन में खाना दिया जाता है, इनका कमरा अलग होता है, इनके चादर, कपड़े सब कुछ अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनसे बचा जा सकता है और इनका इलाज भी करा जा सकता है। असंचारी रोग, असंचारी रोग कैसे होते हैं, ऐसे रोग जो छुआछूत से या किसी भी माध्यम से, वायु, जल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, उन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। जैसे एलर्जी, उच्च ताप रक्त यानी कि बीपी, कैंसर, डायबिटीज, ये क्या होते हैं, हम इनके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, साथ में रह भी सकते हैं, पर ये रोग हमें नहीं लग सकते, क्योंकि ये कैसे होते हैं, असंचारी रोग होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं संक्रामक रोग पे। ये संचारी रोग ही होते हैं। सभी संक्रामक रोग रोगाणुओं या जीवाणुओं द्वारा स्वस्थ शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है,
ऐसे रोग वायु, जल, प्रत्यक्ष संपर्क तथा रक्त के माध्यम से फैलता है। किसके द्वारा से फैलता है? वायु से भी फैलता है, जल से भी और रक्त से भी फैलता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। अब देखते हैं महामारी। महामारी क्या होती है? देखिए, महामारी ऐसी होता है जैसे कि अभी आपके यहाँ से क्या गया है? कोविड-19 गया है। जब कोरोना हुआ था तो वो महामारी रोग था। और महामारी का रोग का मतलब ये होता है कि एक घर से सभी लोगों का बीमार होना, फिर उसको मोहल्ले में जाना, फिर शहर में जाना, फिर दूसरे देशों में जाना, इन रोगों को रोकथाम ना करके ये सब जगह फैलना ही महामारी कहलाता है। जैसे सबसे पहले आपका जो रोग हुआ था अपने भारत में वो था प्लेग। ठीक, सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इस महामारी में भारत में लाखों लोग मारे गए थे। क्या? लाखों लोग मारे गए थे। जैसे कोविड-19 में मारे गए थे, इसी तरीके से प्लेग जो एक बीमारी थी उसमें भी बहुत लोग मारे गए थे। फिर आपका आ जाता है 2009-10 में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ, उसमें 2700 ज्यादा से लोग मारे गए थे। ठीक है, फिर आपका क्या आया? स्वाइन फ्लू आया। स्वाइन फ्लू में भी इसी तरीके से महामारी फैली गई थी। फिर कोविड-19 इस विषाणु जनित रोग है। ये क्या है? विषाणु जनित रोग था जो सन 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित किया गया था, क्योंकि इसमें कई लाखों करोड़ों लोग मारे गए। इसका उपयोग मतलब कि इसका जो उपाय करा गया था वो कैसे किया गया था? लोगों से दूर रहकर, घरों में रहकर, है ना, एक दूसरे को शेयर ना कर कर चीजों को, इस तरीके से इसको क्या किया गया था? रोका गया था। और इसकी क्या बनी थी? इसकी कुछ दवाइयां बनी थी जो कि हमने इंजेक्शन भी लगवाए थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा महामारी वगैरह। तो आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ।